हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे हम लैपटॉप मदरबोर्ड में जो आरटीसी सेक्शन होता है। ठीक है, आरटीसी सेक्शन को हम किस तरीके से ट्रबल शूट करते हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे, या फिर ये कह लो कि आरटीसी सेक्शन को हम कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो मदरबोर्ड में आरटीसी सेक्शन होता है उसी के द्वारा हमारे मदरबोर्ड में बायोस, डेट और टाइम और बाकी की पीसेज के अंदर जो क्लॉक होती है 32.768 वो जनरेट होती है आरटीसी सेक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो पूरा आरटीसी सेक्शन इस वीडियो में समझेंगे हम। अब थोड़ा सा एक चीज़ पर नज़र मार लेते हैं हम यहाँ पर कि अगर आपके मदरबोर्ड में आरटीसी सेक्शन नहीं बनेगा तो क्या प्रॉब्लम आपके मदरबोर्ड में आ सकती है। तो देखो, पहली प्रॉब्लम तो यही कि आपके बायस में जो सेटिंग करोगे वो सेव नहीं होगी। दूसरा, डेट और टाइम से रिलेटेड एरर आ सकता है। और तीसरा, जो आपका क्लॉक होता है, जो पीसीएच का मैन क्लॉक होता है 32.768, जिसके द्वारा हमारे पूरा मदरबोर्ड ऑन होता है, वो जनरेट नहीं होगा तो मदरबोर्ड डेड कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो डेड कंडीशन हो, चाहे वो डेट और टाइम एरर हो या बायोस में सेटिंग की प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में हमें आरटीसी सेक्शन को ट्रबल शूट करना होता है। बाकी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन हम इसमें स्टेप बाय स्टेप जो आरटीसी सेक्शन है उसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, मैंने अपना माइक्रोस्कोप कनेक्ट किया हुआ अभी, और इसको हम जो ट्रबल शूट करेंगे वो हम ट्रबल शूट करेंगे स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, मैं तो चलो आपको ऐसे ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको समझना है इसको तो स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प से आप आसानी से समझ सकते हो। तो ये मदरबोर्ड है यहाँ पर और ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, और ऊपर इसका पार्ट नंबर है DAZQMB6F1 इस मदरबोर्ड का। ठीक है, तो जो आरटीसी सेक्शन की स्टार्टिंग होती है मदरबोर्ड में वो होती है सीमोस सेल के कनेक्टर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सीमोस सेल का कनेक्टर है CN11, जिसमें हमारी 2 वायर की 3 वोल्ट की सीमोस सेल लगती है। आपने देखा होगा जो आप लैपटॉप रिपेयर करते होगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर सीमोस सेल की जो बैटरी होती है 3 वोल्ट की वो लगती है। अब इसको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं कनेक्टर नंबर डालूंगा इस डायग्राम में CN11 और इसको एंटर करूँगा। तो जैसे मैंने डायग्राम में CN11 को डालकर एंटर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ ऊपर आरटीसी सर्किटरी, आरटीसी मतलब ये आपका आरटीसी सेक्शन है। ठीक है, और इसमें आपका CN11 कहाँ पर है, देखो ये लिखा हुआ है CN11, और इसमें भी लिखा हुआ CN11, और इसके नीचे लिखा हुआ आरटीसी कनेक्टर, रियल टाइम क्लॉक कनेक्टर। तो यहाँ पर आपकी 3 वोल्ट की सीमोस सेल लगती है इस पर। तो कितने वोल्ट की? 3 वोल्ट की। अब जो आपका सीमोस सेल का वोल्टेज होता है 3 वोल्ट, वो इस तरीके से सीमोस सेल में 2 कनेक्टर हैं, तो ये है, दूसरी ये पिन है। तो एक पिन होगी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड और दूसरी पिन वोल्टेज के साथ कनेक्टेड, जहाँ पर आपका सीमोस सेल का 3 वोल्ट ट्रैवल करेगा। तो पिन नंबर 1 जो इसमें ये वाली डॉट है, पिन नंबर 1 ये आपका पॉजिटिव लाइन है सीमोस सेल के कनेक्टर में, और पिन नंबर 2 निगेटिव लाइन है। अब इस पॉजिटिव लाइन से आपका 3 वोल्ट इस तरीके से चलेगा आगे की तरफ, और इसके बीच में एक R448 1 किलो ओम का एक रजिस्टर है। लगभग आप यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में देखोगे तो आपको 1 किलो ओम का रजिस्टर इस डायोड के और सीमोस सेल के कनेक्टर के बीच में मिलेगा। ठीक है, जो कि सप्लाई को स्टेबल रखता है ये। तो R448 यहाँ पर देखो आप, ये थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको बनाकर इसमें, और आपका ये सीमोस सेल से 3 वोल्ट चलेगा पिन नंबर 1 से। इस तरीके से ट्रैक देख सकते हो ग्रीन कलर का है। अब इसके बीच में एक R448 का रजिस्टर आएगा 1 किलो ओम का। ये रजिस्टर इस 3 वोल्ट को पास करेगा इस तरफ, और इस डायोड की, जो कि यहाँ पर आरटीसी का डायोड है, दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर D11 आरटीसी का डुअल एनोड कॉमन कैथोड डायोड है। तो 3 वोल्ट इस तरीके से चला, इस 1 किलो ओम के रजिस्टर को पास करेगी सप्लाई, और ये इस तरीके से इसका ट्रैक डायोड की पिन नंबर 1 पर जा रहा है। देखो, डायोड की पिन नंबर 1 पर आरटीसी की 3 वोल्ट सप्लाई ट्रेवल करेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से सीमोस सेल के कनेक्टर से, जो कि मैंने आपको दिखाया भी यहाँ पर ही बना हुआ ना सेम। ये R448 1 किलो ओम का रजिस्टर है। अब इस डायोड की दूसरी पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है पिन नंबर 2 पर, आपका आता है स्टेप डाउन से LDO वोल्टेज। क्या आता आपका 3 वोल्ट LDO। जब आप अपने मदरबोर्ड में पावर इंजेक्ट करते हो तो आपका 3 वोल्ट LDO आता है। ये सारी चीज़ मैं भी चेक करके भी दिखाऊंगा आपको, पहले इसको समझ लेते हैं ना थोड़ा सा। तो मैंने बताया कि पिन नंबर 2 पर LDO वोल्टेज आता है, कहाँ से? स्टेप डाउन सेक्शन से, और एक पिन पर सीमोस सेल की सप्लाई आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये डायोड की पिन नंबर 2 है, इस पर आपको लिखा हुआ 3VPCU।
तो इसका अल्टरनेटिव नाम होता है 3 वोल्ट LDO। क्वांटम में जो इसका नाम है वो है 3 वोल्ट PCU, क्योंकि इस मदरबोर्ड को क्वांटा कंपनी ने डिजाइन किया तो उसने LDO का नाम 3 वोल्ट PCU रखा है। अभी आपका 3 वोल्ट PCU इस तरीके से जाएगा और इसके बीच में एक R44.5 एक 0 ओम का रजिस्टर है। 0 ओम के रजिस्टर को LDO वोल्टेज पास करेगा और डायोड के अंदर एंट्री करेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये R445 एक रजिस्टर है, इसकी इस पॉइंट से LDO की सप्लाई आएगी और इस R445 किलो ओम के रजिस्टर सॉरी ओम के R445 रजिस्टर को पास करेगी, जो कि यहाँ पर लिखा है 0, मतलब ये 0 ओम का रजिस्टर है। तो इस तरह से आपको 3.3 वोल्ट LDO इस रजिस्टर के इस पॉइंट पर आएगा और इस तरीके से इस पॉइंट पर चला जाएगा। ठीक है, देख सकते हो दोनों चीज़ यहाँ पर है। अब मैं आपको इस चीज़ को विद प्रैक्टिकल टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। मदरबोर्ड में पावर इंजेक्ट करता हूँ मैं, 19 वोल्ट मैंने मदरबोर्ड में इंजेक्ट कर दिया है। तो देखो अभी तो हमारा सीमोस सेल है, यहाँ पर कोई वोल्टेज मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका कारण आप जानते हो, यहाँ पर सीमोस सेल नहीं लगा हुआ है। तो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। मल्टीमीटर में देखो कितना वोल्टेज है अभी 0.16। अगर यहाँ पर सीमोस सेल लगा होता तो यहाँ पर अप्रोक्स 3 वोल्ट होता। तो ये 3 वोल्ट आपका इस रजिस्टर को पास करके डायोड की इस पॉइंट पर पहुँचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सीमोस सेल भी नहीं लगा हुआ। लेकिन डायोड की दूसरी तरफ जो मैंने बताया था आपको 3.3 वोल्ट स्टेप डाउन सेक्शन से आता, जो कि LDO वोल्टेज होता है। और वो किससे होकर आएगा? इस 445 रजिस्टर से होकर आएगा। तो ये 445 रजिस्टर है जो कि 0 ओम का है। तो इसकी इस तरफ से आपका स्टेप डाउन से LDO वोल्टेज आएगा 3.3 वोल्ट LDO। देख सकते हो मल्टीमीटर में ये 3.3 वोल्ट LDO है और इस 0 ओम के रजिस्टर को पास करके ये इस तरफ पहुंचेगा। 3.3 वोल्ट है और ये इस डायोड की पिन नंबर 2 पर एंट्री करेगा। तो पिन नंबर 2 पर आप देख सकते हो कितना वोल्टेज है, 3.3 वोल्ट LDO। यही सेम सी डायग्राम में है ना, एक तरफ आपका LDO वोल्टेज आएगा और एक तरफ सीमोस सेल का वोल्टेज आएगा। तो सीमोस सेल पर तो वोल्टेज है नहीं क्योंकि सीमोस सेल नहीं लगा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ आपका LDO वोल्टेज है। देख सकते हो आपका LDO वोल्टेज है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपको डायोड में इनपुट, इस डायोड के इनपुट में आपको LDO वोल्टेज मिलेगा, तो डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में तो वोल्टेज को इस तरीके से पास कर देगा आगे की तरफ। ठीक है, अब क्योंकि ये डायोड जो है, डायोड को जब भी यहाँ पर जैसे डायोड है ये, तो दोनों वोल्टेज को कंपेयर करता है कौन सा वोल्टेज बड़ा है और कौन सा वोल्टेज बड़ा हुआ आपको फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे सीमोस सेल का वोल्टेज होता है 3 वोल्ट और आपको जो LDO वोल्टेज होता है वो होता है आपका 3.3 वोल्ट। तो इसमें बड़ा वोल्टेज कौन सा अभी? ये आपका LDO वोल्टेज है 3.3 वोल्ट। तो आपका 3.3 वोल्ट इस डायोड को पास करेगा। यहाँ पर देखो इस डायोड के इनपुट साइड में कितना वोल्टेज है? 3.3 वोल्ट। लेकिन इस साइड कितना वोल्टेज है? 3.1 वोल्ट। क्योंकि डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में जब भी वोल्टेज को पास करता है वो लीकेज के साथ पास करता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल एक्चुअल सही है 3.1 वोल्ट। अब जैसे 3.1 वोल्ट यहाँ पर आएगा तो एक तो आपका चला जाएगा पीछे के अंदर। ये ट्रैक देख सकते हो ग्रीन कलर का इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा। यहाँ पर एक टेस्टिंग पैड है, इसको चेक करने के लिए 3.1 वोल्ट है और ये इस तरीके से आगे की तरफ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हो PCH है, ये आपका PCH है। तो ये 3 वोल्ट आपका PCH के अंदर एंट्री करेगा। साथ ही साथ ये सप्लाई जब डायोड के पास आएगी इस पॉइंट पर आएगी, इसका नाम बनेगा 3 वोल्ट RTC। यहाँ से सप्लाई जाएगी आगे की तरफ और आगे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इसमें डायग्राम में आपको। आगे यहाँ पर इसका नाम है, क्योंकि 3.1 वोल्ट यहाँ पर आया 3 वोल्ट ही मान लेते हैं, चलो इसको 3 वोल्ट इस तरीके से आगे की तरफ जाएगा। ये एक तो चलागा आपका PCH के अंदर, क्योंकि PCH के अंदर क्लॉक जनरेट होता है तो उसको बैकअप करना जरूरी है, जो कि आपका इस 3 वोल्ट से बैकअप हो जाएगा। साथ ही साथ ये सप्लाई R596 एक रजिस्टर है 20 किलो ओम का, इसके पास में सप्लाई आएगी और ये जाएगी RTC रीसेट, क्योंकि RTC का फर्स्ट रीसेट है। साथ ही साथ ये सप्लाई इस तरीके से नीचे की तरफ भी आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ R593, ये भी एक 20 किलो ओम का रजिस्टर है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिल्टर कैपेसिटर। ये इस तरीके से सप्लाई जाएगी RTC रीसेट पर। ठीक है, और इन दोनों सप्लाई को चेक करने के लिए यहाँ पर टेस्टिंग पैड लगे हुए हैं J1 और J2। ठीक है, J1 के इस पॉइंट पर हम RTC की सप्लाई को चेक कर सकते हैं और इस पर J2 पर चेक कर सकते हैं हम RTC रीसेट की सप्लाई को और J1 पर चेक कर सकते हैं RTC रीसेट की सप्लाई को। तो मैं दिखाता हूँ क्या ये हमारी सप्लाई यहाँ पर आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं ये RTC रीसेट और SRTC रीसेट कहाँ से कनेक्टेड है। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए, पेस्ट, और यहाँ से इसको करता हूँ मैं नेक्स्ट। तो देखो जैसे इसको मैंने नेक्स्ट किया, ये कनेक्टेड है इस सर्किट से। अब ये सर्किट कौन सा है?
तो देखो ये आपका बॉल वाला चिपसेट है, ठीक है। और चिपसेट कौन सा, ये आपका PCH ही है। तो PCH के अंदर मैं दिखाता हूँ, चिपसेट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा पैंथर पॉइंट। पैंथर पॉइंट बोला जाता है PCH को। तो PCH के अंदर ये सप्लाई आपकी RTC रीसेट की और SRTC रीसेट की सप्लाई, जो कि 3 वोल्ट है, क्योंकि RTC के डायोड्स आएगी वो इस PCH के अंदर RTC सेक्शन के अंदर एंट्री करेगी, ठीक है। RTC सेक्शन के अंदर एंट्री करेगी। तो इसको हम देखते हैं एक बार कहाँ पर है सप्लाई, इसको भी चेक करते हैं क्या ये बन रही है नहीं बन रही है। अगर ये सप्लाई नहीं बनेगी तो भी प्रॉब्लम आ सकती है डायोड की मदरबोर्ड में। तो पहले हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पर ये सप्लाई बनेगी, देखो एक सेकंड। यहाँ पर ये सप्लाई बनेगी। चाहे तो आप इस रजिस्टर या इस कैपेसिटर पर चेक कर सकते हो या फिर इस टेस्टिंग पैड पर चेक कर सकते हो। और SRTC सेट की सप्लाई को आप या इस कैपेसिटर इस टेस्टिंग पैड पर चेक कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ, ये मदरबोर्ड में इस सप्लाई को चेक करने के लिए कुछ इस तरीके से टेस्टिंग पैड बने होते हैं। वैसे तो इसका नाम है शॉर्ट पैड, लेकिन ये शॉर्ट पैड नहीं है, ये टेस्टिंग पैड है। तो मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है मदरबोर्ड में। ये टेस्टिंग पैड है ना, इनको दिखाता हूँ मैं कहाँ पर है। और ये रजिस्टर और कैपेसिटर को भी दिखाता हूँ, क्योंकि आपके RTC सेक्शन के साथ ही कनेक्टेड है। तो इसको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा फोकस करके। यहाँ पर आप देखो ये लिखा हुआ J1 और J2। तो इसमें आप देख सकते हो J1 और J2 क्या है। J1 तो आपका RTC रीसेट का टेस्टिंग पैड है ना, RTC रीसेट का टेस्टिंग पैड है। और J2 SRTC रीसेट का टेस्टिंग पैड है। यहाँ पर आपकी सप्लाई बननी जरूरी है। क्यों बननी जरूरी है, क्योंकि ऊपर वाला RTC रीसेट मतलब PCH के RTC सेक्शन के लिए फर्स्ट रीसेट है, और जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ PCH SRTC रीसेट, ये आपके RTC सेक्शन के लिए सेकेंडरी रीसेट है, सेकेंडरी रीसेट। इसलिए ये दोनों रीसेट बनने ज़रूरी हैं। और आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, रीसेट कभी भी लो नहीं होना चाहिए। लो का मतलब वहाँ पर कभी 0 वोल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये हाई रहना चाहिए। हाई का मतलब इस पर हमें 3 वोल्ट की सप्लाई रखनी पड़ेगी। अदरवाइज ये लो होगा तो आपके PCH को 3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी और मदरबोर्ड आपका डेड कंडीशन में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर 3 वोल्ट बनना ज़रूरी है, J1 पर भी और J2 पर भी। तो मैं दिखाता हूँ आपको चेक करके। यहाँ पर ये J1 है, कितनी बस सप्लाई बन रही है यहाँ पर, एक सेकंड सॉरी। देखो ये J1 सप्लाई है, ये J1 है और ये J2 है। इस तरफ तो कोई सप्लाई है नहीं, दोनों पॉइंट पर मल्टीमीटर में देख सकते हो। सप्लाई क्यों नहीं है, क्योंकि इस J1 और J2 की, इस J1 की और J2 की एक साइड तो ग्राउंड है और दूसरी साइड वोल्टेज है, तो इसकी एक तरफ ही सप्लाई मिलेगी। तो इस तरफ तो कोई सप्लाई है नहीं ना यहाँ पर और ना ही यहाँ पर, लेकिन इसके जस्ट इस साइड यहाँ पर देखो कितना वोल्टेज है, 3.1 वोल्ट। और J2 पर 3.1 वोल्ट, मतलब दोनों पर हमारी RTC सप्लाई प्रॉपर आ रही है। और मैंने बताया था ये दोनों हाई होने चाहिए। हाई का मतलब इस पर सप्लाई बननी ज़रूरी है। तो यहाँ तो तुम्हारा RTC सेक्शन ओके है। और अगर बात करें हम कंपोनेंट की, देखो तो ये कंपोनेंट है पर C614 और R596। तो ये तो कंपोनेंट है किसके लिए है, तो आप यहाँ पर देखो C614 क्या है, RTC रीसेट का कैपेसिटर है, और R596 ये RTC रीसेट का 20 किलो ओम का रजिस्टर है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, ये रजिस्टर भी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई नहीं बनती है। इनको भी चेक करना ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लो ये C614 ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाए, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, तब भी तो आपका RTC रीसेट नहीं बनेगा ना। लगभग 2 दिन पहले मैंने इसी सेम प्रॉब्लम को सोल्व किया था। उसमें पता है क्या दिक्कत थी, उसमें आपको 20 किलो ओम का रजिस्टर की वैल्यू बढ़ी हुई थी। तो जैसे मैंने उसको रिप्लेस किया, तुरंत मेरा ये इस तरीके के टेस्टिंग पैड पर वोल्टेज बन गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपका कैपेसिटर कोई भी हो सकता है, और ये रजिस्टर 20 किलो ओम को जो कि फिक्स होता है RTC में, वो उसकी ना तो वैल्यू बढ़नी चाहिए और ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमारा प्रॉपर 3.1 वोल्ट बन रहा है इस पर भी और J2 पर भी। तो हम कह सकते हैं हमारी ये जो कंपोनेंट है C614 और 596 जो कि RTC रीसेट के कंपोनेंट हैं, देख सकते हो ना, RTC रीसेट के कंपोनेंट हैं, ये बिल्कुल ओके हैं। इसके नीचे जस्ट R593 और C612, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो R593 C612 तो इसके लिए है,
और R593 ये इस रजिस्टर के लिए है। तो ये भी प्रॉपर ओके हैं, क्योंकि जब ये प्रॉपर ओके होंगे तभी आपका J2 पर वोल्टेज बनेगा, जो कि बन रहा है प्रॉपर 3.1 वोल्ट। अब देखो अगर बहुत बार क्या मिलेगा आपको, इन टेस्टिंग पर वो वोल्टेज नहीं बनता। वोल्टेज बनने का कारण क्या है, तो देखो क्यों नहीं बनता। आपकी ये जो रजिस्टर है 20 किलो का, इसकी इस साइड तो वोल्टेज मिलेगा और SRTC साइड की भी इस साइड वोल्टेज मिलेगा, लेकिन इस साइड वोल्टेज नहीं मिलता। अब क्योंकि ये पॉइंट इस साइड का J1 और J2 के साथ कनेक्टेड है, तो वोल्टेज नहीं मिलता, मतलब ये 20 किलो का रजिस्टर सप्लाई को उधर पास नहीं कर रहा। तो उसके दो ही कारण होते हैं, या तो आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं, क्योंकि अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गए तो ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो आपके इधर वोल्टेज नहीं बनेगा। दूसरा आपका पीसीएच इस पाथ को लो कर देता है, अगर पीसीएच खराब है तो, ठीक है। अगर आपका पीसीएच शॉर्ट है तो इस पाथ को लो रखता है, मतलब इधर वोल्टेज नहीं आने देता, तो आपके पीसीएच की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका कैपेसिटर रिप्लेस करने के बाद भी सप्लाई इधर नहीं बनती है, तो आप समझ जाना आपका पीसीएच फॉल्टी है, क्योंकि इसका सीधा सा कनेक्शन कहाँ पर है, सीधा पीसीएच के साथ। मैंने दिखाया था ना आपको, फिर से दिखा देता हूँ। अगर इधर सप्लाई नहीं बने तो इस बात को आपका सीधा पीसीएच लो रखेगा, अगर एक कैपेसिटर भी शॉर्ट नहीं है तो। इसको थोड़ा सा मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखो ये पीसीएच के आरटीसी सेक्शन के साथ कनेक्टेड है ना, तो अगर इधर सप्लाई नहीं बन रही है तो आपका पीसीएच भी इस बात को लो कर सकता है। साथ ही साथ ये सप्लाई और कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी ये देख लेते हैं हम। जबकि 3 वोल्ट आरटीसी बनी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट, और यहाँ से इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। तो ये सप्लाई देखो आपकी इंट्रूडर एक रजिस्टर यहाँ पर भी आएगी, लेकिन इधर इसके बीच में 1 मेगा ओम का रजिस्टर है। तो अगर आपका समथिंग इधर 3 वोल्ट है तो 2.5 वोल्ट के आसपास इधर मिलेगा, क्योंकि हाई वैल्यू रजिस्टर 1 मेगा ओम का थोड़ा बहुत वोल्टेज का लीकेज करेगा। और ये इंट्रूडर कहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये आपका पीसीएच में आरटीसी सेक्शन के साथ कनेक्टेड है। तो इंट्रूडर पर भी आपकी आरटीसी सप्लाई आएगी, तो इसकी इस साइड भी वोल्टेज बनना चाहिए और इस साइड भी वोल्टेज बनना चाहिए। और देख लेते हैं कहाँ पर ये सप्लाई जाएगी। तो देखो पीसीएच इंटरनल वीआर इनेबल, पीसीएच के अंदर जो 1.05 का सर्किट होता है ना, उसको बोलते हैं पीसीएच इंटरनल वीआर इनेबल। ये उस सर्किट को एक्टिवेट करता है। और इसके बीच में आपका 330 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये भी आपके पीसीएच के साथ ही कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर भी सप्लाई बननी ज़रूरी है, ठीक है। बाकी और दिखाता हूँ कहाँ पर जाएगी ये सप्लाई, फिर से यहीं पर आई देखो। तो कम से कम इतने मेन पॉइंट पर चेक करना आपका ज़रूरी है जो सप्लाई है आपकी। बाकी यहाँ पर आप चेक कर लोगे तो आपका मैं दिखाता हूँ एक बार, जो क्रिस्टल है ना आरटीसी का, इस पर आपका 32.768 क्लॉक जनरेट होगा, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास तो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं क्लॉक की, वैसे 100% तो नहीं, लेकिन अगर आप एक एज एग्जाम्पल चेक करना चाहते हो तो इस क्रिस्टल की आपको एक साइड फ्रीक्वेंसी बनती है वैसे तो मल्टीमीटर तो फ्रीक्वेंसी दिखाता नहीं है, लेकिन आप वोल्टेज है उसको एक बार मेजर कर सकते हो। वोल्टेज मेजर कैसे, तो ये जो 10 मेगा ओम का रजिस्टर है ना, इसकी एक साइड आपका हाई मतलब वोल्टेज बड़ा वोल्टेज बनता है, एक तरफ छोटा वोल्टेज। तो इधर 2.9 वोल्टेज है इस क्रिस्टल के एक तरफ, क्योंकि आरटीसी का क्रिस्टल है, इसके साथ ये 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है और ये 10 मेगा ओम का एक रजिस्टर। तो इधर 2.9 वोल्टेज कनेक्ट है, सॉरी 0.29, और इस साइड आपका 0.22। तो एक तरफ आपका कम वोल्टेज है, मतलब फ्रीक्वेंसी इनपुट हो रही होगी, और दूसरी तरफ आपका 0.29 बड़ा वोल्टेज है। तो हम कुछ हद तक कह सकते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जनरेट हो रही होगी। बाकी अगर आपको इसकी असली टेस्टिंग करनी है कि आपका एक क्रिस्टल प्रॉपर क्लॉक बना रहा नहीं बना रहा, तो आप डीएसओ की हेल्प से चेक कर सकते हो, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं।